और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया है, उससे तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी की नियत तिरंगा के प्रति, जिसे मैं कहूं धर्म परिवर्तन हो गया है, तो एक अलग तरीका होगा। दूसरी बात हो सकती है कि देश में देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, आपदा में अफसर की तरह अपने चहेतों की तिजोरी भरने के लिए देश के एक एक गरीब का राशन काट करके तिरंगा बिकवाने का षड्यंत्र। तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि आपकी आत्मा में जागरण हो चुका है। अब आप तिरंगा के भक्त हो चुके हैं। तो आप आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं मिस्टर मोदी। 26 जनवरी 2001 का मैं जिक्र करना चाहता हूं। तब आप एक स्थापित राजनेता के रूप में भी थे, जब बाबा मेंढे, रमेश और दिलीप चटवाणी इन तीनों ने संघ मुख्यालय नागपुर पर झंडा फहराया था, तिरंगा। नागपुर के थाने में मुकदमा नंबर 176 2001 का मामला, जिसमें इनको जेल में जाना पड़ा। 2013 में जस्टिस आर लोहिया ने इन्हें बाइज्जत बरी किया था। तो नरेंद्र मोदी जी, आप बाबा मेंढे से, रमेश से, दिलीप से माफी मांगे कि आप उस आरएसएस संघ के प्रचारक रहे हैं जिसने तिरंगा फहराने वालों को जेल भेजा है। नरेंद्र मोदी, आपकी आत्मा में जागरण हो चुका है। आप उस आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारक रह चुके हैं जिसके संस्थापक केशव हेगड़े ने 1930 में 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का विरोध किया था, जबकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था, फैसला था कि 26 जनवरी को देश भर में जगह जगह तिरंगा फहराया जाएगा। तब 1930 में हेगड़े वार ने शाखा के लिए सर्कुलर निकाला और संघियों से कहा, आरएसएस के लोगों से कहा, हमारे देश का झंडा तिरंगा नहीं हो सकता है, भगवा रंग का झंडे को फहराने का काम किया। माफी मांगे आप। 1930 में मैसूर के राजा ने तिरंगा की यात्रा निकालने वाले 40 कांग्रेसियों को गोलियों से भून डाला था और सावरकर ने उस समय मैसूर के राजा का शुक्रिया अदा किया था। माफी मांगे आप उन 40 शहीदों के आत्मा से जिनकी शहादत पर कायर सावरकर ने बधाई दी थी मैसूर के राजा को। आपको मैं बताना चाहता हूं, आजादी के दिन से एक दिन पहले विभाजन का पर्व याद दिलाने वाले मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके दूसरे गुरु संघ के सदाशिव गोलवलकर जुलाई 1946 में उस व्यक्ति ने कहा था, देश का विभाजन होगा और देश के विभाजन के बाद हमारे हिस्से का जो देश होगा उस पूरे भगवा फहराया जाएगा। देश के विभाजनकारी से के कार्यकर्ता रहने के हिसाब से आप माफी मांगे। जब तक नरेंद्र मोदी, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देश में जिस प्रकार की अंतरात्मा नरेंद्र मोदी की बदल चुकी है, तो नरेंद्र मोदी को बहिष्कार करना चाहे उस आरएसएस का जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिसने तिरंगे को जमीनों के नीचे रौंदवाया है। अब तो और अब तो डीपी लगा ली, अब कब तक मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ। आज आत्मा जागी है, आज माफी मांगनी चाहिए। मोदी है तो आपको खुश होना चाहिए। मैं खुश, अरे हम सवाल उठा दे रहे, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। हाँ। हम कह रहे हैं आपकी आत्मा जाग चुकी है। हाँ। आप माफी मांगे ऐसे पापियों के पहले में रहने से जिन्होंने तिरंगा का द्रोह किया। और मैं और नो हम और कह रहे हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में सरकार चलाया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल राजनीतिक आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए तब अंग्रेजों से भी मदद ली थी। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो हमारे देश में देश की आजादी की जंगों को कुचलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निंदा करनी चाहिए। मोदी, तुमको संघ की निंदा करनी चाहिए, हेगड़े वार की निंदा करनी चाहिए जिसने तिरंगा की जगह भगवा फहराने की बात की। तुम्हें सदाशिव गोलवलकर का निंदा करनी चाहिए
जिसने द्विराष्ट्र की बात 1946 में की, तब हम मानेंगे कि मोदी की आत्मा में परिवर्तन हो गया है। भक्त लोग हैं ना सर, राष्ट्रवादी नहीं, पहले सुनिए, आत्मा में परिवर्तन हो गया है, लेकिन मैं मानता हूं ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसलिए है, 8 नवंबर 2016 को मोदी ने कहा था नोटबंदी करके देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और मैं कहना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 को कहा गया कि धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। तब हम पूछना चाहते हैं, मोदी, जो मक्खन लाल बिंद्रू जनवरी 1990 में नहीं मरवा पाई, जिसको भाजपा गठबंधन की सरकार आतंकवादियों से, उसकी हत्या अब करवाई गई। क्या कारण है? कश्मीर के पंडित, जो प्रधानमंत्री के तरफ से अलग पैकेज जो मनमोहन सिंह जी के सरकार के कार्यकाल में था, वह 5000 ज्यादा जो नौकरी कर रहे हैं, टारगेट किलिंग शुरू हो गया, आतंकवादी चुन चुन के मार रहे हैं, 93 दिन से ज्यादा हो गए धरने पर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तिरंगे की बात कर रही है। हमारे देश का मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद देशभक्ति प्रधानमंत्री मोदी जगह रहे तो आपको क्या परेशानी? एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर देशभक्ति है और जो पाप किया है उसके लिए मोदी माफी मांगे। पहले माफी मांगेगा तो हम मानेंगे कि पश्चाताप। माफी उस आरएसएस के प्रचारक, जो मैं पहले बोल चुका हूं, आपने नहीं सुना तो दोबारा से आप जा सकते हैं, जिस संघ के प्रचारक रहे मोदी, उस संघ के मुख्यालय पर झंडा फहराने वालों को जेल में डाला गया। जिस संघ नोटबंदी हुई, लेकिन नोटबंदी के बाद 90% चुनाव जीती है। नहीं, अभी पहले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तिरंगा का षड्यंत्र क्या है? तिरंगा का षड्यंत्र है ध्यान भटकाने का। हमारे देश का जो पड़ोसी देश है चीन, उसकी ताकत बढ़ रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, चीन को तिब्बत चीन का हिस्सा है, यह प्रमाण देने का काम भी आरएसएस भाजपा की सरकार ने किया था। मैंने पहले भी कहा, चीन के टुकड़ों पे पल करके भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 2022 में हमारे देश के किसानों की आमदनी दुगनी की गारंटी थी, लेकिन तिरंगा झंडा पहुंचाया जा रहा है, दुगनी गारंटी का मामला खत्म। हमारे देश में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, पर हमारे देश के सारे सरकारी संस्थान नीलाम किए जा रहे हैं, और सेना में भी परमानेंट भर्ती जो है वो खत्म करके अग्निवीर के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि चीन के सामने भारत की सेना बौनी सिद्ध हो जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, दूसरा षड्यंत्र है हमारे देश में, हमारे देश के अंदर पिछले 5 साल में मुट्ठी भर कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, और हमारे देश के गरीब आदमी की राशन पर, उसके दूध पर, कॉपी पेन पेंसिल पर टैक्स लगाया जा रहा है, देश के सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, दुनिया से कर्ज उठाया जा रहा है। मोदी पैसा कहां जा रहा है? यह पैसे से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। पहले सुनिए, दूसरा षड्यंत्र क्या है? जैसे आपदा में अफसर की बात मैं कर रहा हूं, हमारे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ, ये जो अमृतकाल मनाने का षड्यंत्र है, षड्यंत्र कहूंगा मैं, उसमें देखिए योजना थी कि हमारे यहाँ खादी के तिरंगा बनने चाहिए थे, लेकिन पॉलिस्टर के तिरंगा बनाए जा रहे हैं। गुजरात में एक एक गुजराती को 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है, और गरीब आदमी के हिस्से की राशन की दुकान पे राशन काट करके तिरंगा के लिए विवश किया जा रहा है, ताकि गरीब के हिस्से की राशन छीन के अपने चहेतों की तिजोरी तिरंगा के नाम पर भरने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं दोबारा आपके मन में सवाल है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम उस आरएसएस के प्रचारक रहे हो जिसने संघ मुख्यालय पर झंडा फहराने वाले नागपुर में 3 युवाओं को जेल भिजवाया था, उनसे माफी मांगो। तुम्हारे पहले गुरु केशव हेगड़ेवार ने तिरंगा के विरोध में भगवा फहराने का ऐलान किया था शाखाओं में, माफी मांगो, तुम उस संघ के प्रचारक रहे हो। हम तुम्हारे दूसरे गुरु गोलवरकर ने 1946 में जुलाई के महीने में कहा था, द्विराष्ट्र की बात कर दी थी, देश का विभाजन कराने वाले संघ के प्रचारक रहे हो, उसके लिए माफी मांगो। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जब गठबंधन की सरकार थी और आपका चहेता जगमोहन वहां पर था जम्मू कश्मीर में, तब अभी भी कह रहे हैं कि झंडा, भगवा झंडा फहराना चाहिए घर पे। कौन कह रहे हैं? नरसिंहानंद। यति नरसिम्हानंद जैसे इनका एक भौकाल है। 15 जुलाई को
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चीन ने एलएसी पर जगह जगह कब्जा कर दिया है। आप और हम सब जानते हैं, डोकलाम से लेकर के अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक। हाँ, ठीक उसी समय चीन ने कब्जा कर लिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इनके इसी भौकाल ने गालियां देनी शुरू कर दी थी। आज हम जब सवाल खड़े करने वाले हैं कि तिरंगा का, अगर सुनिए एक मिनट तब ले लो सवाल, तिरंगे कहाँ, सवाल ले लीजिए, स्पीच सुनने थोड़ी आए, सवाल ले लीजिए। सर एक सवाल है, कोई संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं, ये सवाल हमसे जवाब दीजिए। नहीं, आरएसएस के अभी तो आरएसएस जुड़ा हुआ आदमी है। हाँ बिल्कुल, हमारे देश के अंदर मोदी ने, एक मिनट सुनिए, मोदी ने 2013 में कहा था, ऐलान करके कहा था, मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, मैं हिंदूवादी राष्ट्रवादी हूं। ये कहा था। अरे बना हुआ है भाई, संघ का प्रचार रह चुका। आपसे सवाल है, बन नहीं बना, एक मिनट, आपके सामने है ना, बन सकता, मैं थोड़ी बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मुझसे पूछते तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, मैं खिलाफ था, खिलाफ हूं, खिलाफ रहूंगा। लेकिन वो वोट लोकतंत्र में लेकर जीत सकता है जिससे बैठा हुआ है। आप जो सवाल कर रहे हैं तो बहुत मुझे लगता है कि किस प्रकार का सवाल आप कर रहे हैं। अरे भाई आपके सामने अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जनता ने बनाया तो बना वो, तो हाँ, तो संघ का प्रचारक रह चुका व्यक्ति है ना। ये जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बैठा हुआ है। के प्रचारक भी नहीं थे, जनता ने उनको वोट नहीं दिया। आप जिस पार्टी के कार्यालय में खड़े हैं, नहीं, एक मिनट, रिजेक्ट किया है 2 बार एक बात सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने। देखिए, अगर आपकी जो है वो 2 राज्यों में ही इंडिपेंडेंट सरकार है और कहीं पहले सुनिए, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। ये गलत सवाल कर रहे हैं आप। पहले सुनो, एक मिनट पहले सुनिए। अरे भाई हम इंडिपेंडेंट जगह पे, हाँ एक मिनट सुनिए, कहाँ पर जगह, इसीलिए जगह की बात है, कुछ पागल सुनिए। एक सवाल तो इंडिपेंडेंट है, एक मिनट सुनिए, पहले मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ये जो सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों के, इनका बड़ा सवाल सही है। भारत में 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून की खूबसूरती जब तक आप नहीं जानेंगे, इनके सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है। उसमें था 80 से 85% किसान लिखित सहमति नहीं देंगे, उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बहुफसली खेती और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उसमें था कि पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, उसका आकलन निदान की गारंटी हो। खेती हर मजदूर को 5-5 लाख रुपए दिया जाए और 5 साल के अंदर जमीन का उपयोग अगर आपने नहीं शुरू किया तो उसका जमीन वापस किया जाए। और इस पूरे मसले से एक और प्रावधान था, सारे केंद्रीय कानून को इस कानून में शामिल किया जाए, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की लाखों लाख एकड़ जमीन किसानों की वापस मिलने वाली थी। और इसके समर्थक कौन कौन थे? सपा, बसपा, राजद, जदयू, सीपीएम, सीपीआई और सुषमा स्वराज तक। सुषमा स्वराज आपके सामने, उनकी किडनियां, मैं कांग्रेस तो थी, मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस तो सरकार में थी, समर्थक कह रहा हूं मैं साथ में। और इस कानून को बनाने वालों में विपक्ष में सुषमा स्वराज भी थी। और जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ग्रहण किया, 28 मई 2014 को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को एक पत्रकार ने पूछा ऐसा ही सवाल, इस नए कानून का तुम क्या करोगे? उसने कहा तत्काल क्रियान्वयन करेंगे। और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, मंत्री ने ब्रेक मारा, उस गाड़ी ड्राइवर ने ब्रेक मारा और मंत्री मर जाता है। क्यों? और जब दूसरा बढ़ता है ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की जगह नितिन गडकरी, तो एक मिनट, नितिन गडकरी बोला इस देश में यह कानून नहीं चलेगा। और मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बात गारंटी से, 2014 को आप भूमि अधिग्रहण नहीं 2000, मैं बता रहा हूं, जिन कंपनियों के जमीन वापस जानी थी, उन कंपनियों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए किसानों की जमीन वापस न हो, इसके लिए यूपीए उसका समर्थकों को बाहर किया और नरेंद्र मोदी को अंदर लाए। और जो भाजपा में इस कानून के समर्थक थे वो मरवाए भी गए। आगे बोलिए। सवाल ये है, आपने अभी नोटबंदी की बात करी थी, उसके बाद से आपने क्या नोटबंदी लाए, कश्मीर में 370 लगाई, हटाई, जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें 90% भाजपा जीती है। इसका मतलब ईवीएम से जीती है, जनता ने उनको पसंद आई नोटबंदी और 370 हटाना। नहीं, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, पहली बात आपका सवाल का सीधा जवाब देता हूं। मैं उत्तराखंड में था, विधानसभा चुनाव के हो चुके थे, पोलिंग हो चुका था। एक हमारे पारिवारिक जानकार घर में वहां चला गया, उस महिला ने हमसे पूछा आपने किसको वोट दिया? मैंने कहा मेरा वोट यहाँ नहीं है। मैंने उससे पूछा आपने किसको वोट दिया? उसने कहा मैंने मोदी की पार्टी को वोट दिया, क्योंकि मोदी की पार्टी विदेश में फंसे हुए हजारों छात्रों को लेकर आई। आप समझ सकते हैं ना,
तो ऐसी स्थिति मैंने पूछा कैसे लाई, क्योंकि वो तो बेचारे वहां से लात घूंसे डंडे मार भूख प्यास करके आए थे। तो उन्होंने कहा टीवी चैनलों के माध्यम से हमें जानकारी हुई। सर एक सवाल आपसे पूछना था, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे? मैं अगर नरेंद्र मोदी की नियत साफ है तो माफी मांगनी चाहिए, और नियत में पाप है तो माफी नहीं मांगेगा। तो भी तो माफी मांगनी चाहिए ना उन चीजों के लिए जिन वजह से जनता ने भाजपा को सेंट्रल में लेकर आई है। नहीं, अगर वो तो कांग्रेस ही मांगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी बात है कि राष्ट्र में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है, और अनिवार्य तिरंगा किया गया है तो हमने ये कहा कि मोदी जी की अंतरात्मा में तब्दीली आ गई है, इसलिए हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा तब्दीली के लिए फिर माफी मांगे जिनको तुम्हारी आरएसएस ने जेल भिजवाया। तब्दीली आ गई है, नहीं तो आई, तब्दीली के लिए माफी क्यों मांगे? इसलिए कि तुम पापियों के साथ थे। हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री ये आरएसएस के, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त वो, हाँ समझे, आरएसएस के नहीं है। मैं इसे नहीं, आरएसएस के नहीं है मैंने कब कहा, पर हम कह रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तिरंगा प्रेमी हो गए तो आपने जो पीछे पापियों के साथ रहे उन पापों के लिए पश्चाताप तो करना पड़ेगा, उसके तरीका आपको माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, माफी जो है, अगर मेरे पास्ट में मैंने कुछ भी किया और मैं उसे आज आके सुधार लेता हूँ, पश्चाताप, सुनिए, पश्चाताप बड़ा है या माफी बड़ी है? नहीं, पश्चाताप भी करे, पश्चाताप बोलना पड़ेगा ना। नहीं, पश्चाताप नहीं, नो पश्चाताप, सुनो अभियान पश्चाताप। आप सुनिए, तिरंगा अभियान आप कर रहे हैं, इसकी चाल, इसकी आड़ में क्या हो रहा है? गरीब आदमी के हिस्से की राशन काट करके उसे तिरंगा थोपा जा रहा है। गरीब आदमी की राशन काट के तिरंगा थोप करके अपने चहेतों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। अरे आपका अभियान कोई अचानक में 75 साल नहीं हुए, आपको सत्ता में बैठे 8 साल हो गए। आपको मालूम है कि अमृतकाल मनाया जाएगा, अमृतकाल के लिए आप खादी, हमारा नियम तिरंगा खादी का बनेगा, आप खादी के भंडार से तिरंगा बनवाते, लेकिन आप पॉलिस्टर का बनवाएंगे। मैं फिर मैं ये पूछता हूँ सवाल कि क्या इस देश में सारे सवाल खत्म हो गए हैं, पॉलिस्टर और खादी का सवाल रह गया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि इस देश की सीमा पर चीन का कब्जा में, देश के सरकारी संस्था, देश में लोगों के खाने पर, दूध पर, पेन पेंसिल पर टैक्स लगाया जा रहा है, और 10 लाख करोड़ रुपए 5 साल में अपने चौहतों पर लुटाया गया। इन मुख्य मुद्दों से सेना को कमजोर करके अग्निवीर के नाम पर लाया जा रहा है। चीन के आगे अपनी सेना को बौना करने के लिए हमारे देश के सरकारी संस्थाओं को बिकवाने का, रसातल में नोट को पहुंचाने का, टैक्स पर जनता को टैक्स से लुटवाने का, दुनिया से कर्जा, दुनिया कर्जा लाने का, वो पैसा कहाँ गया मोदी? तो दुनिया से कर्जा आया, सरकारी संस्थान बिके, जो हमारे देश में टैक्स लगा, वो पैसा कहाँ गया? इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और फिर तिजोरी अपने दोस्तों की भरवाने। मैं पढ़ रहा था, गुजरात का तो एक व्यापारी है, पॉलिस्टर का झंडा बना रहा है, 1 करोड़ का ऑर्डर है उसके पास, अपने चहेतों की तिजोरी भरवाने से। डेटा लाए है डाटा, आप देख। अरे अगर मैं झूठ बोलूं, नहीं सोर्स छोड़िए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं से पढ़ा होगा। हाँ, एक मिनट, मैं झूठ बोलूं तो मोदी मेरे पर मुकदमा दर्ज करवा दे। करवाए? मोदी आप पे क्यों ध्यान देंगे? आप पहले सुनिए जो आप कह रहे हो। मणिपुर में भाजपा का प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष मर गया कोरोना से। एक पत्रकार ने लिखा कि गोबर और गौमूत्र काम नहीं आया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना। और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शेयर किया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना। मैं कह रहा हूं, मोदी हमारे देश में गरीबों का राशन लुटवा कर, छिनवा करके, तिरंगा बिकवा कर अपने चहेतों की तिजोरी भर रहा है, तो मेरे पे क्यों नहीं बनता? फिर ऐसे में मुझ पर मुकदमा क्यों नहीं बनता है? बनता है अगर मोदी बनाना चाहे तो। मतलब आप सोच रहे हैं कि एक आध दो मेरे सोच रहे, सुनो, क्या नाम, क्या आपका नाम क्या है? धारण मेरे पर बहुत मुकदमे है, सीरियस मुकदमे है। हमने अनिल अंबानी को हराया। आप नए पत्रकार हो, हाँ नए हो, नए बच्चे, मैं जेलों में रहा हूँ। अरे मैं जेलों में रहा हूँ, मैं जेलों में रहा हूँ। हम पेशेवर आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, कर्म से भी, वाणी से भी, जानकारी से भी, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।